हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास 11th की चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एंड आई होप कि इसके पहले आप इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो और साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला वीडियो तो देख ही चुके होंगे। तो आज भी जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन लेकर हो जाइए रेडी, और आज हम साथ ही साथ इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वर्क डन के लिए, और वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमको पता ही है, ठीक है। या फिर हम इसको एफ डॉट डी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो इक्वल टू किसके होता है, एफ डी कॉस थीटा के। एफ कॉस थीटा क्या है, तो फोर्स का कंपोनेंट है, और डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डब्ल्यू के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं वर्क डन को, एफ के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं फोर्स को, और डी के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को। तो क्वेश्चन में जनरली क्या हो सकता है कि आपसे या तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, अगर आपको कोई फोर्स के लिए वैल्यू मान लिया दे दी गई है कुछ इस तरीके से, मान लिया आपको दे दिया 120 न्यूटन, और साथ ही साथ आपको डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी पता है, मान लिया 2 मीटर्स। तो आपसे पूछ लिया कि वर्क डन बताइए यहाँ पे, तो आप W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे डायरेक्टली। तो कितना हो जाएगा, 120 इंटू 2, तो ये हो गया 240 न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है यानी कि थीटा की वैल्यू पता है। मान लिया थीटा की वैल्यू आपको दे दी कितनी, तो 90 डिग्री दे दी मान लिया, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो उस केस में जो W है यानी कि जो वर्क डन है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एफ डी cos 0, तो वो भी 0 ही हो जाएगा। अब थीटा की अगर वैल्यू 90 डिग्री दे दी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट है अब वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ही स्मॉल हो जाती है। तो इस केस में हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन xi टू xf fx dx। इसको ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मान लिया y एक्सिस में हमने ये ले लिया fx, ठीक है, और x एक्सिस में ये ले लिया हमने डिस्प्लेसमेंट। यहां पर कोई पॉइंट है xi, यहां पर पॉइंट है xf, और जो इनके बीच में मान लिया कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। तो ये वाला जो शेडेड रीजन में बना रही हूं, इसका जो एरिया होगा वही क्या बता देगा, जो ये वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स है उसको बता देगा, ठीक है। बाकी आप चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट देखिए काइनेटिक एनर्जी। ये तो आप बचपन से इस फॉर्मूले को पढ़ते ही आ रहे हैं, K इक्वल्स टू हाफ mv²। कहीं पर अगर किसी क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, या फिर डायरेक्टली पता करनी है, या फिर क्वेश्चन में फर्दर आपको कुछ और कैलकुलेट करना है, लेकिन वहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने की जरूरत है, तो उस टाइम पे आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में उस बॉडी का मास है, वेलोसिटी या फिर स्पीड है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे और काइनेटिक एनर्जी आपको उस ऑब्जेक्ट के लिए पता चल जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में भी एक रिलेशन होता है। अगर किसी क्वेश्चन में लीनियर मोमेंटम आपको पता है, मास आपको पता है उस ऑब्जेक्ट का, और आपको काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू पता कर सकते हैं, K इक्वल्स टू p²/2m। अब किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास में काइनेटिक एनर्जी है, मास है उस बॉडी का, और आपको लीनियर मोमेंटम बताना है, तो P इक्वल्स टू √2m इंटू K के थ्रू आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन तीनों ही फॉर्मूले में जो क्वांटिटीज है उनको हम किस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, उन टर्म्स को बोलते क्या है, उसको हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले K से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, तो इससे हम डिनोट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या फिर किसी भी बॉडी के लिए। साथ ही साथ M के थ्रू उस बॉडी का मास हम लोग डिनोट कर रहे हैं, V के थ्रू स्पीड या फिर वेलोसिटी जो भी हमको गिवन हो उसको डिनोट कर रहे हैं, P के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो लीनियर मोमेंटम हम लोग बता रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो आप इस तरीके के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में अगर आपको कोई एक क्वांटिटी कैलकुलेट करनी हो तो। चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले क्या क्या है। हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है W इक्वल्स टू KF माइनस KI।
KF माइनस KI यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है उनका डिफरेंस है ना, या फिर चेंज है काइनेटिक एनर्जी में। तो इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम के फॉर्म में पढ़ चुके हैं चैप्टर में। तो देखिए, अगर हमारे पास में किसी क्वेश्चन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डायरेक्टली पता हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डायरेक्टली पता हो, हमको वर्क डन पता करना हो, तो हम इजीली इनके बीच का जो डिफरेंस है वो करेंगे और हमको वर्क डन पता चल जाएगा। पहले तो इन टर्म्स को लिख लेते हैं कि ये क्या क्या है। तो W से हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, वर्क डन को। KF क्या है, तो ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो इसको ढंग से लिख लीजिएगा आप लोग। तो ये हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और KI से हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हमारे पास में डायरेक्ट वैल्यू नहीं होगी KF और KI की, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला देखा था। अब मान लेते हैं, मैं जस्ट एन एग्जांपल ले रही हूं यहाँ पे, कि कुछ वैल्यूज हम कुछ मान लेते हैं कि हमको मास दिया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी पार्टिकल के लिए कुछ 20 किलोग्राम, साथ ही साथ जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो हमको पता है कुछ इस तरीके से, मान लिया 2 मीटर पर सेकेंड, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मान लिया वो रेस्ट की पोजीशन से शुरू कर रहा है, तो वो मान लेते हैं हम 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर से इन तीनों ही चीजों के साथ में अगर हमको उसके लिए कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो हम कर सकते हैं इजीली, है ना। तो KF इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ mVF स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए, ये हो गया हाफ इंटू m की वैल्यू है 20 किलोग्राम, VF की वैल्यू है हमारे पास में 2 मीटर पर सेकेंड, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई वो आ जाएगी आपके पास में 40 जूल। ठीक है, वैसे ही जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ इंटू m इंटू V स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर, तो ये तो पूरा का पूरा 0 ही हो गया। तो अब यहाँ पर वर्क डन बता दीजिए, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि KF माइनस KI, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 जूल माइनस 0 जूल। ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 जूल। किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको कहीं पर वर्क डन कैलकुलेट करना हो जहां पर इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज दी गई हो और फर्दर कुछ और कैलकुलेट करना हो, तो वहां पर आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अब हमारा देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, तो ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, यानी कि U इक्वल्स टू हाफ KX स्क्वायर। तो यहाँ पर U के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो ये है हमारे पास में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। साथ ही साथ K के थ्रू हम लोग क्या यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में है स्प्रिंग कांस्टेंट, और X के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो X यहाँ पर शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, हमको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हम इजीली U इक्वल्स टू हाफ KX स्क्वायर के थ्रू कर सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हो, और हमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो, तो हम वो भी इसी फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया किसी क्वेश्चन में हमारे पास में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमको कुछ 0.5 न्यूटन पर मीटर गिवन है। ठीक है, साथ ही साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू भी हमारे पास में है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से 120 जूल ही मान लेते हैं ऐसा। अब हमको बताना है कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं। इसमें U इक्वल्स टू क्या है, हाफ KX स्क्वायर। तो यहाँ पर से U इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में हाफ इंटू 0.5 न्यूटन पर मीटर इंटू X का हो जाएगा स्क्वायर। U की वैल्यू पुट कर लीजिए 120, ये 2 इधर आ जाएगा, ये अपॉन 0.5 हो जाएगा, और ये हो गया X का स्क्वायर। सो X स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास में आ गया 120 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 5, ये हो गया 5 2 10, 2 2 4, और 12 4 हो गया 48, तो 480 इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो X की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है, आप अंडर रूट लगा लीजिए, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है वो कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो इस केस में अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 21.9 समथिंग इतना मीटर्स हो जाएगा। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया था, आपके पास में कुछ और न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, ये हम एग्जांपल के लिए समझ लें। न्यूमेरिकल वैल्यूज में ज्यादा हम लोग को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये मैं अपनी मर्जी से ले रही हूँ। तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है U इक्वल्स टू mgh। अब m इंटू जी यहाँ पर आया है, तो आपको एक बात तो क्लियर ही हो गई होगी कि ये किस टाइप की पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। U भी यहाँ पर लिखा है तो पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, है ना। तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर जो हम U से डिनोट कर रहे हैं वो हम डिनोट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को।
और m के थ्रू जो मास होगा उस बॉडी का। g तो हमको पता ही है क्या होता है, ये होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और h क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हाइट, जहां से भी ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड की तरफ को आ रहा है। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास में मास है उस ऑब्जेक्ट का, आपको हाइट पता है कि कितनी डिस्टेंस पर है वो ग्राउंड से, और जी की वैल्यू तो आपको पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यूज आप पुट कर देंगे और आपके पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है पावर के लिए, सो P इक्वल्स टू W अपॉन T। तो P से हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं पावर को, W से हम लोग डिनोट कर रहे हैं वर्क डन को, ठीक है, और T से हम लोग डिनोट कर रहे हैं जो भी टाइम लिया गया है उसको। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको पावर बतानी हो और वहां पर आपको वर्क डन आपको पता हो, या फिर किन्हीं भी इन फॉर्मूले के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको कुछ कुछ क्वांटिटीज की वैल्यू पता हो और वहां से आप W की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए, T की वैल्यू आपको गिवन हो, तो आप उस क्वेश्चन में पावर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर के लिए यूनिट क्या ली जाती है, तो ये ली जाती है वॉट। ठीक है, और हमको पता है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू क्या होता है, यहीं पर ही मैं लिख भी देती हूँ साइड में, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो पावर के लिए ही है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर के लिए है, तो यहां पर ये हो जाएगा dW अपॉन dt। अब W हमको पता है ये क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया F डॉट dr बाय dt। अब dr बाय dt भी हमको पता है क्या होता है, इससे हम स्पीड को या वेलोसिटी को डिनोट कर पाते हैं, सो ये हो गया F डॉट v। तो पावर के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला W बाय T, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए P इक्वल्स टू dW बाय dt, F डॉट dr बाय dt या फिर F डॉट v। तो इनमें से किसी के भी थ्रू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो जो अकॉर्डिंगली आपको जो जो क्वांटिटीज की न्यूमेरिकल वैल्यूज पता होंगी उसको यहाँ पर पुट करेंगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कोलिजन्स इन वन डायमेंशन से रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो उसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो V1 इक्वल्स टू M1 माइनस M2 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए अगर उसकी वेलोसिटी V2 मान लेते हैं आफ्टर कोलिजन, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 इंटू U2 अपॉन M1 प्लस M2। तो देखिए अगर इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है तो मान लिया कुछ इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, इसका मास है M1, इसका मास है M2, इसकी जो वेलोसिटी है मान लिया शुरू में U1 है और इसकी जो स्पीड है वो U2 है। अब ये किसकी बात है, तो ये है बिफोर कोलिजन की बात, जब तक इनका कोलिजन नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर देखें आफ्टर कोलिजन तो ये हम लोग मान लेते हैं ये रहा A, ये रहा B। अब इसकी वेलोसिटी मान लिया हो गई V1, इसकी वेलोसिटी हो गई V2, इसका मास तो M1 ही था, इसका मास M2 ही था, तो ये आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि ये जो टर्म्स हमने लिए हैं वो क्या क्या है। तो यहाँ पर V1 हम लोग ले रहे हैं आफ्टर कोलिजन, जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड हो गई है या फिर वेलोसिटी हो गई है। ठीक है, V2 यहाँ पर हम लोग कौन सा ले रहे हैं, आफ्टर कोलिजन जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड हो गई है या फिर वेलोसिटी हो गई है। M1 M2 हमको पता ही है, पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास M1 है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास M2 है। ठीक है, U1 U2 क्या क्या है, तो U1 बिफोर कोलिजन जो A वाला ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो है, और साथ ही साथ जो B वाला ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है उसको हमने U2 से डिनोट किया है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला किसके लिए हो गया, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन की बात चल रही है। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है हमारे पास में जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा वन डायमेंशन में, तो इस केस में क्या होगा, तो देखिए मान लिया इस तरीके से ये रहा एक ऑब्जेक्ट A, ये रहा एक ऑब्जेक्ट B। अब इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत में इसकी जो वेलोसिटी है वो U1 ली है, इसकी वेलोसिटी U2 ली है।
ठीक है, ये है m1 इसका मास और m2 इसका मास। जब आफ्टर कोलिशन क्या हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये हो गया a, ये हो गया b, ठीक है, और जो इनकी वेलोसिटी अब हो गई है वो क्या हो गई है, v हो गई है। तो इस स्पीड को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले के थ्रू, v इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 के थ्रू। तो बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं, बस फॉर्मूले हमको ध्यान में रखने हैं, बाकी वैल्यूज हमको पता ही होगी कि m1 m2 की वैल्यू क्या होगी, या फिर जो इनकी शुरुआत में इनिशियल स्पीड्स होंगी इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की वो क्या क्या होंगी, तो उनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारे पास में जो इनकी फाइनल स्पीड्स है या फिर फाइनल वेलोसिटीज हैं वो हमको मालूम पड़ जाएगी। और ऐसा ही इस वाले केस में भी होगा, जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन होगा तो जो लास्ट स्पीड है वो हमको पता चल जाएगी इन ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। सो आई होप कि आज जितने भी फॉर्मूले हमने साथ में डिस्कस किए, रिवाइज किए, वो आपने अच्छे से समझे होंगे और रिवाइज किए होंगे। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, जिसमें हम रिवाइज करेंगे अपने कुछ और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिविजन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।